गरीब माँ बाप की बेटी की विदाई। आकाश और बबीता ने बड़ी मुश्किलों से अपनी दोनों बेटियों को बचपन से पाला पोसा और अब हालात ये थे कि उनकी गरीबी पहले से और बदतर हो चुकी थी। बबीता बीमारी में बिछौना पकड़े हुए थी, साथ ही घर के काम भी करती थी और वही पति आकाश कुछ सालों पहले काम से लौटते वक्त एक हादसे के कारण अपाहिज हो गया था। ऐसे में वो ना के बराबर ही काम कर पाता था और बड़ी मुश्किलों से ही चल फिर पाता था। ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी बैसाखी लेकर घर से बाहर जाने लगता है तो उसकी बड़ी बेटी शिवानी कहती है, अरे पिताजी, आप कहाँ चल दिए सुबह सुबह अपनी बैसाखी लेकर? अरे बेटा, तू तो जानती है कि पहले वाले काम से मुझे निकाल दिया गया है, तो दूसरा काम तो देखना ही पड़ेगा ना। उसी की तलाश करने जा रहा हूँ। पिताजी, बाहर जाने से पहले कुछ खा तो लीजिए। आपको पता है ना, आप दोनों इस उम्र में ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते, फिर बीपी और बाकी तकलीफें बढ़ने लगती है। देखा बबीता, हमारी दोनों बेटियां सयानी हो गई हैं अब। हाँ, इनकी शादी करनी पड़ेगी, लेकिन घर में इतना पैसा है ही नहीं कि हम एक का भी सही से दहेज दे पाए। अजी, दहेज देना जरूरी है क्या? बिना दहेज का कोई रिश्ता देख लेंगे जो कम पैसों में शादी कर ले। माँ, शादी वादी की बातें छोड़िए, अभी आप दोनों की सेहत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। मैं ही कोई काम कर लूंगी। फिलहाल आप दोनों बैठिए और चाय नाश्ता कीजिए। शिवानी की बात सुनते ही पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय बिस्किट का नाश्ता करते हैं। फिर लंगड़ाते हुए आकाश काम ढूंढने के लिए इधर उधर दुकान या मिल हर फैक्ट्री में जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। वो एक सेठ से विनती भी करता है, लेकिन अपाहिज होने के कारण उसे वहां से भी धुतकार दिया जाता है। फिर रोते हुए आगे जाकर मायूस आकाश कहता है, गरीबी के कारण मैं अपने घर का खर्चा भी नहीं उठा सकता। मुझे कोई अपना काम ही करना होगा, क्योंकि कोई मुझे काम नहीं दे रहा। लेकिन अपना काम करूं क्या, उसमें तो बहुत पैसा लगता है, और मैं ठहरा गरीब बदकिस्मत आदमी। रोते हुए आकाश की नजर सिग्नल के किनारे बैठे बच्चे की ओर जाती है, जहां वो दूसरों के जूते साफ कर रहा था। ये देखकर उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फिर वो घर जाकर राशन के डिब्बों में से चंद पैसों को ढूंढने लगता है, जिसके बाद वो 200 रुपए लेकर जूता पॉलिश और ब्रश घर ले आता है। ये देखकर बबीता कहती है, अजी, इतनी देर से आपने दाल चावल आटे के सारे डब्बे छान लिए। मुझे लगा आपको कुछ बहुत जरूरी लाना होगा, लेकिन ये क्या, आप तो जूते घिसने के लिए ब्रश और पॉलिश लेकर आए हैं। हाँ पिताजी, मुझे भी कुछ खास समझ नहीं आया। अरे यही तो बहुत जरूरी चीज है जिसे मैं लेकर आया हूँ। मैंने बहुत जगह हाथ पैर मारे, लेकिन मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। इसीलिए अब मैं सड़क पर बैठकर लोगों के जूते साफ करूंगा। क्या पिताजी, आप ऐसी हालत में लोगों के जूते साफ करेंगे? मैं ये नहीं देख सकती। बेटा, तेरे बाप के पैर चले गए हैं, लेकिन आत्मविश्वास नहीं गया है। मैं तुम्हें अभी भी पाल पोस सकता हूँ। मुझे अपने परिवार के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं जरूर करूँगा। ये सुनकर परिवार की आंखें आंसुओं से डबडबा जाती है। बेटियां अपने पिता के गले लग जाती हैं। अगले दिन से आकाश सड़क किनारे बैठकर कई लोगों के जूते चमकाने लगता है, जिसके बाद एक व्यक्ति के जूते साफ करने के उसे महज 5 रुपए मिलते हैं। तभी गाड़ी से निकलकर सूट बूट में एक आदमी आता है, जो उसके सामने अपना जूता रखकर कहता है, ए, जरा मेरा जूता अच्छे से चमकाना, एक मीटिंग है, जरा जल्दी करो। जी साहब, करता हूँ। ये कहकर आकाश उस आदमी का अच्छे से जूता साफ कर देता है, जिसे देखकर अमीर आदमी अखिल कहता है, ऐसे जूते साफ होते हैं क्या? हाँ, तुम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता। पैसे भी चाहिए और काम भी ठीक से नहीं करना है। पकड़िए 2 रुपए, तू इसी के ही लायक है। साहब, ऐसा मत कहिए, मैंने अच्छे से आपका जूता चमकाया है। कम से कम 5 रुपया तो दीजिए। वैसे भी इस काम में कोनो कमाई नहीं है। कमाई नहीं है तो मैं क्या करूं? मुझसे जुबान लड़ाता है, तो कभी बताता हूं तुझे मैं। ये कहकर अहंकारी अखिल जमीन पर रखे हुए ब्रश में लात मारकर चला जाता है, जिससे वो ब्रश उछलकर रोड पर आ जाता है। अपाहिज पिता जैसे तैसे उठकर रोड की तरफ जाकर अपना ब्रश उठाता है कि एक गाड़ी वाला उसे टक्कर मारने वाला होता है, पर शिवांश नाम का लड़का आकर उसे बचा लेता है और गाड़ी वाले को रोककर कहता है, अरे तुम्हें तमीज नहीं है क्या?
गाड़ी चला रहे हो और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने कोई बुजुर्ग अपना सामान लेकर जा रहा है? हाँ, गाड़ी तुम्हें एकदम फुल स्पीड में रखना है। गाड़ी नहीं चलाना आता तो घर में जाकर बैठ जाओ। आइए बाबूजी, आजकल के अमीर लोग बड़े ही बेकार होते हैं, पैसों का घमंड तो नाक पर लेकर घूमते हैं। शुक्रिया बेटा मुझे बचाने के लिए, पर कपड़ों से तो तुम भी अमीर लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे संस्कार तो बहुत अच्छे हैं। हाँ बाबूजी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बड़ों का आदर सम्मान करना बहुत अच्छे से सिखाया है और साथ ही सबकी मदद करना भी सिखाया है। तुम्हारी माँ तुम्हारे जैसा बेटा पाकर तो बहुत भाग्यशाली साबित हुई है। अच्छा बेटा, अब मैं काम पर लग जाता हूँ, कोनो ग्राहक आया है। ये सुनकर शिवांश आकाश को उसी जगह पर छोड़ देता है और चला जाता है। वक्त गुजरता है। आकाश लोगों के जूते साफ कर घर का नाम मात्र का खर्चा चलाता है, तो कभी खाने के लिए मोहताज भी होना पड़ता था। वहीं बबीता अपने बच्चों का घर के काम में हाथ बटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी ही थक जाती है और एक बार तो बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी शिवानी ने अपनी माँ के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़के और वो होश में आ गई। माँ, मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि आप घर का कोई काम मत करा कीजिए, मैं कर लूंगी। बेटा, सारा काम तो तुम दोनों ही करती हो, थोड़ा सा मैं कर लूंगी तो उसमें हर्ज ही क्या है। हर्ज कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप चक्कर खाकर गिरती हो या तबीयत खराब होती है तो हमारा दिल अंदर से बहुत परेशान हो जाता है माँ। अच्छा ठीक है, अब से ख्याल रखूंगी। घर के हालातों को देखते हुए शिवानी एक मालकिन के यहाँ नौकरानी का काम करने लगती है। काम से लौटते वक्त अचानक से शिवांश की नजर उस पर पड़ती है। पहली नजर में ही उसे शिवानी से प्यार हो जाता है। ऐसे ही 2-4 दिन शिवांश को शिवानी रास्ते में अक्सर दिखा करती थी, जिसे देखकर वो कहता है, प्यार तो मुझे पहली नजर में ही हो गया था, लेकिन अब विश्वास हो गया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से। मुझे बहुत पसंद है। मैं भुलाए भूल पाता इसे। आज इसका पीछा करता हूँ। शिवांश अपनी कार से उसका पीछा भी करता है। फिर ये सब रोज होता है। वहीं दूसरी ओर आकाश अपनी बड़ी बेटी शिवानी के लिए रिश्ते देख रहा था, जो उसकी गरीबी के कारण एक के बाद एक रिश्ते टूटते जा रहे थे। तो कोई दहेज की मांग कर रहा था। ऐसे ही एक दिन एक औरत कहती है, देखिए, आपकी बेटी नैन शक्ल से बहुत सुंदर है, लेकिन अगर आप साथ में 1 लाख रुपए देंगे तो मेरे बेटे की शादी शिवानी से करने को तैयार हूँ। देखिए बहन जी, हम बहुत गरीब आदमी हैं, मेरी दूसरी बेटी भी है, शादी के लिए कुछ कम हो जाए तो बताइएगा। 1 रुपए कम नहीं लेंगे, रहने दीजिए। आप इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। दूसरी बेटी भी घर पर ऐसे ही रहेगी। अपनी पैसों की ऐठ में कमला वहां से चली जाती है, जिस कारण दोनों माता पिता बहुत रोते हैं। ऐसे में अपाहिज आकाश घर से बाहर निकलता है और ठोकर से गिरने वाला होता है कि शिवांश आकर उसे संभाल कर कहता है, अरे आराम से, आपको लग जाती तो अभी। आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी का आया हुआ रिश्ता टूटता ही जा रहा है। कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। अरे ये तो उसी लड़की का घर है जिसे मैं पसंद करता हूँ। तभी शिवानी आकर अपने पिता को पुकारती है कि सामने से शिवांश शिवानी को देख लेता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो कहता है, बाबूजी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उन्हें पसंद करता हूँ और कई दिनों से मैं देख रहा हूँ उन्हें। अगर आपकी मंजूरी हो तो मैं उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। पर बेटा, हम बहुत गरीब हैं। मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा शिवानी, तुम इनसे शादी करोगी? पिता की बात सुनते ही शर्माकर शिवानी शिवांश से शादी करने की हामी भर देती है, जिसके बाद शिवांश अपने परिवार के साथ आकर शिवानी को शगुन देता है। कुछ ही दिनों में गरीब माँ बाप अपने जमा किए हुए जमा पूंजी से अपनी बेटी की शादी करते हैं। शिवांश बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, मेरी बेटी का तुम ख्याल रखोगे, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। बाबूजी, मैं शिवानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं आपका और माँ जी का भी ख्याल रखना चाहता हूँ। आप सभी लोग मेरे ही घर में रहेंगे। प्लीज बाबूजी, अब मना मत कीजिएगा, प्लीज। हाँ समधन जी, आप आ जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, हम साथ मिलकर रहेंगे। ये बात सुनकर वो हाँ कर देते हैं, जिसके बाद शिवानी का गरीब परिवार शिवांश के ससुराल में खुशी खुशी रहता है। पिताजी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? जो हमारी जिंदगी में होना है हो जाएगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
पिताजी, अगर आप इसी प्रकार हमारी शादी की टेंशन लेकर परेशान रहोगे तो हमें कैसे लगेगा? हम तीनों ही बेटियां आपके ऊपर बोझ नहीं हैं पिताजी। तुम तीनों बेटियां बिल्कुल सही कहती हो। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओहो, कैसी बातें कर रही हो। अपनी बेटियों के लिए अच्छे घर में रिश्ता भी ना देखें? वो तो है ही, लेकिन अच्छे घरों में रिश्ते बन कहाँ पाते हैं। सबको तो गोरी बहू चाहिए, लेकिन हमारी बेटियां तो काली हैं। चिंता मत करो, ऊपर वाला एक दिन मेरी बात जरूर सुनेगा। दामोदर उसके बाद भी अपनी तीनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढता रहता है, जिसके चलते एक दिन पंडित उसकी तीनों बेटियों के लिए रिश्ता लेकर आता है। अरे ऐसा कमाल का रिश्ता लेकर आया हूँ कि अब तुम्हें कभी भी परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी तीनों बेटियां उस घर में जाकर राज करेंगी, राज। दामोदर पंडित की बात मान लेता है, जिसके बाद वह लड़के के पिता से मिलता है। भाई साहब, मुझे तो घर संभालने वाली बहुएं चाहिए, ऐसे नहीं जो घर को संभाल ही न सके। और आपकी बेटियों में सारे गुण हैं, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। दामोदर बहुत खुश होता है। कुछ ही दिनों में वह अपनी तीनों काली बेटियों की शादी कैलाश के तीनों बेटों से कर देता है। लेकिन जैसे ही उन तीनों का गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश के समय रूपाली अपनी तीनों बहुओं से कहती है, भगवान, पता नहीं क्या देखा है मेरे पति ने तुम्हारे अंदर। देखो तो सही, कितनी काली कलूटी हो तुम, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जैसी बहुएं मेरे घर में आए। तभी उसकी सहेली बोल पड़ती है, कोहिनूर के आगे कोयला आएगा तो कोयला तो फीका पड़ेगा ही। नहीं भाई साहब ने इन तीनों के अंदर क्या ही देख लिया। तभी वहाँ कैलाश आता है और कहता है, तुम सभी की तानाशाही खत्म हो गई हो तो बहू को अंदर आने दो। कैलाश अपनी तीनों बहुओं का अच्छे से स्वागत करता है, लेकिन वो पहला दिन था जिस दिन उनके लिए उस घर में इज्जत होती है। लेकिन उस दिन के बाद से रूपाली अपनी तीनों काली बहुओं के ऊपर अपनी भड़ास उतारने लगती है। इन तीनों को क्या लगता है कि इतने बड़े घर में आकर यहाँ राज करेंगी? अरे इन तीनों का मैंने जीना आराम नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी रूपाली देवी नहीं। रूपाली पहले तो अपने बेटों को अपनी तीनों काली बहुओं के खिलाफ भड़का देती है, जिसके चलते उसके तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ रोजाना लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ये तुमने क्या पहना है? ऐसे चलोगी मेरे साथ पार्टी में? तुम्हें कोई देखेगा तो कहेगा कि तिरंगा लग रही हो। मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें ऐसे कपड़ों में मैं अपने साथ पार्टी के अंदर नहीं ले जा सकता। आकाश अकेले ही पार्टी में चला जाता है और अपनी पत्नी आकांक्षा को घर में ही छोड़ देता है, जिसके चलते आकांक्षा रोने लगती है। मैं जानती हूँ कि ये सब मेरी साड़ी की वजह से नहीं, बल्कि मेरे रंग रूप की वजह से हुआ है। आकाश जी मुझे मेरे रंग की वजह से यहाँ छोड़ कर गए हैं। आकांक्षा रो रही थी कि तभी उसकी दोनों बहनें आती हैं और उसे चुप कराने लगती हैं। बस करो बहन, और कितना रोगी? रोने से कुछ नहीं होने वाला। इस घर में हमें चार दीवारी अच्छी तो मिली, लेकिन हमारे पति और हमारा ससुराल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वह तीनों एक दूसरे को संभालती हैं। वहीं रूपाली ऐसा मौका देख रही थी कि जिस दिन घर पर कोई ना हो और वह अपनी तीनों काली बहुओं को धक्के मार कर निकाल सके, जिसके चलते उसे एक ऐसा मौका मिल भी जाता है। आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है और उस मीटिंग में मुझे अपने तीनों बेटों को अपने चीफ गेस्ट से मिलवाना है। तुम सभी मेरे साथ चलो। कैलाश अपने तीनों बेटों को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद रूपाली अपनी तीनों बहुओं के साथ घर पर अकेली रह जाती है। कहाँ हो तुम तीनों? तुम्हें घर के कोई काम दिखाई नहीं देते हैं? इस घर में तुम्हारी हैसियत नौकरानी से भी बदतर होनी चाहिए। तुमने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ये देखो घर में कितनी धूल जमी हुई है। माँ जी, सुबह ही तो मैंने पूरा बिस्तर साफ किया था। इसका मतलब तू मुझसे बहस कर रही है? ये कहना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरी इतनी हिम्मत! रूपाली ऐसा कहते ही अंजना के बाल पकड़ती है और उसे एक जोरदार तमाचा खींच के मारती है। तीनों के ज्यादा ही पर निकल रहे हैं। मैं कई समय से देख रही थी, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। रूपाली धक्के मारकर अपनी तीनों काली बहुओं को घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वह अपने आप से कहती है, अब तो काली चुड़ैलें घर से बाहर निकल गई। अब फाइनली मैं अपने बेटों की गोरी लड़कियों से शादी करवाऊंगी, जिससे इस घर का वंश भी गोरे बच्चों से चलेगा। रूपाली जहाँ बहुत खुश हो रही थी, वहीं उसकी काली बहुएं फूट फूट कर रोते हुए वहाँ से जाने लगी थी। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? माँ जी ने तो हमें घर से बाहर ही निकाल दिया। अब हम लोग कहाँ जाएं? जाना कहाँ है? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने पिता के घर जाएंगे। अगर हम वहाँ जाते हैं तो पिताजी की बदनामी होगी। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए।
वह तीनों चलते चलते जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें एक नदी के किनारे बहुत बड़ा पेड़ नजर आता है। मेरे तो पैर थक गए हैं, मैं और नहीं चल सकती। एक काम करते हैं, आज की रात हम इस पेड़ के पास ही गुजार लेते हैं। रवीना की बात मानकर उसकी बाकी की दोनों बहनें भी उस पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तीनों बहनें रोते हुए अपना गम एक दूसरे से शेयर करने लगती हैं। पिताजी के जाते ही माँ जी ने हमें घर से निकाल दिया। वह तो इस बात का मौका ढूंढ रही थी जो कि उन्हें मिल गया। अब तो पिताजी भी हमारे साथ नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे? अरे तुम पिताजी की बातें कर रही हो, तुम्हें तो पता ही होगा हमारे खुद के पति भी हमारे साथ नहीं है। वो हमारे रंग से बहुत नफरत करते हैं। जिंदगी जीने से अच्छा होता कि हम लोग इस दुनिया में पैदा ही ना होते। तीनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनकर रोने लगती हैं। तभी उन्हें पेड़ के अंदर से एक आवाज आती है। बस करो और कितना रोना चालू रखोगी? अपना देखो, रोने धोने से कुछ नहीं होता है। जिंदगी में जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगी तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। पेड़ के अंदर से आती हुई आवाज को सुनते ही वह तीनों घबरा जाती हैं। तभी पेड़ के आंख मुंह बन जाते हैं और वह तीनों लड़कियों से कहता है, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं यहाँ लोगों की सहायता करने के लिए छोड़ा गया हूँ। मुझे परी लोग से इधर तुम जैसे गरीब और बेसहारा की मदद करने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन तुम हमारी सहायता कैसे कर सकते हो? तुम तो एक पेड़ हो। मैं एक पेड़ जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी जादुई पेड़ अपने पूरे वृक्ष को अच्छे से हिलाता है, जिसके चलते उस वृक्ष के अंदर से 3 अजीब तरह के फूल गिरते हैं, जिनको वह तीनों काली बहनें उठा लेती हैं। हम इन फूलों का क्या करें? तुम्हें बस इन फूलों को खाना है और इसके बाद देखना इन फूलों का जादुई कमाल। वह तीनों उन फूलों को खा लेती हैं, जिसके बाद उनका काला रंग अचानक से एकदम गोरा हो जाता है और वह तीनों बहुत खूबसूरत नजर आती हैं। यकीन ही नहीं होता कि हम इतने ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं। जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी परेशानी को हल कर दिया आपने। इतना ही नहीं बल्कि अभी तो और भी बाकी है। आज के बाद जब भी तुम अपने मुंह से कुछ मांगोगी तो तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये सुनकर वह तीनों बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वह तीनों अगले दिन सवेरे ही अपने ससुराल वापस लौट जाती हैं। लेकिन वहाँ रूपाली अपने तीनों बेटों की शादी अपनी पसंद की गोरी लड़कियों से करवा रही होती है। हमारे होते हुए हमारे पतियों की शादी किसी और से कैसे हो सकती है? तुम तीनों यहाँ? लेकिन रूपाली ने तो ये कहा था कि तुम तीनों घर छोड़कर भाग गई हो। कैलाश के इतना कहने के बाद तीनों बहनें कैलाश को पूरी सच्चाई बताती हैं, जिसे सुनने के बाद वह रूपाली को एक जोरदार तमाचा मारता है। इतनी बड़ी गलती करने की तुमने सोचा भी कैसे? अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, चली जाओ यहाँ से। कैलाश की तीनों बहुएं अपनी सास को घर से निकालने से रोक लेती हैं, जिसके चलते रूपाली को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी तीनों बहुओं से माफी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों की सुंदरता देखकर उनके पति भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद वह तीनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।